Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.5 द गांधीयन मास मूवमेंट द इनिशियल ईयर्स। गांधी जी का जन आंदोलन प्रारंभिक वर्ष, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन 1919, द मॉन्टेज कम्सफोर्ट रिफॉर्म। ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 में संवैधानिक सुधारों की अगली कड़ी मॉन्टेज चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत की। Although these reforms claimed to have brought forth local self-government and considerable autonomy to Indians, they kept the real powers firmly in British hands. हालांकि इन सुधारों के द्वारा यह दावा किया गया कि इनसे स्थानीय स्वशासन आया और भारतीयों को काफी हद तक स्वायत्तता मिली है, परंतु वास्तविक शक्तियां अभी भी उन्होंने शक्ति से ब्रिटिश हाथों में ही रखी। The system of diarchy as introduced by these reforms gave greater representation to Indians and greater control of local expenditure. However, the elected legislature had no control over the executive. अब देखिए, इन सुधारों के द्वारा शुरू की गई द्विशासन प्रणाली ने अधिक भारतीयों की प्रतिनिधित्व का अवसर दिया और स्थानीय खर्च पर अधिकाधिक नियंत्रण दिलाया, परंतु चुनी गई विधायिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। The post-war years, the First World War ended in 1918, saw growing unrest in the country as the impact of the war on the economy of India became more apparent. युद्ध के बाद के वर्षों में प्रथम विश्व युद्ध सन 1918 में समाप्त हुआ था, तो युद्ध के बाद के वर्षों में देश में बढ़ता असंतोष दिखाई देने लगा क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। वॉर led to rise in the prices, scarcity, unemployment, etc., added to which there was an influenza epidemic. युद्ध के परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ गईं, अभाव हुआ और बेरोजगारी तो बढ़ी ही, इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा महामारी भी फूट पड़ी। Wartime necessities had given rise to a class of entrepreneurs in India and a large working class who was also created that was becoming more organized. अब देखिए, युद्धकालीन आवश्यकताओं से भारत में उद्यमियों के एक नए वर्ग का उद्भव हुआ और एक बड़ा कामगार वर्ग पैदा हुआ जो अधिकाधिक संगठित होता जा रहा था। This working class was restive and a potential force in the nationalist movement. यह कामकाजी वर्ग अत्यंत उद्विग्न था और राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक संभावित बल था। Part of the capitalist class was loyal to the colonial state because it helped them to control the labor force. अब देखिए, पूंजीवादी वर्ग का एक हिस्सा औपनिवेशिक राज्य के प्रति निष्ठावान था क्योंकि वह श्रमिक वर्ग के नियंत्रण में सहायता करता था। However, there were also some among them who were supportive of the national movement. They were opposed to the economic policies of the colonial government and realized that the end result of British policy would be to detriment of Indian industry. अब देखिए, फिर भी उनमें से कुछ लोग राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। वे बेशक सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करते थे, परंतु उन्होंने यह अनुभव किया था कि ब्रिटिश नीतियों का अंतिम परिणाम भारतीय उद्योग के लिए हानिकारक होगा। द अराइवल ऑफ M.K. Gandhi
in these turbulent times marked yet another phase in the nationalist movement. इस अशांत अवधि के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी के आने से राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अन्य कालखंड चिन्हित हुआ. Gandhi, who arrived in India in 1915, used his own methods to harness these forces that existed in India in the post-war years. सन 1915 में भारत में आए गांधी ने युद्ध के बाद के वर्षों में मौजूद इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अपने ही तरीकों का प्रयोग किया. His style was to address specific issues and laws and organize a peace resistance and violence of the laws with the help of disciplined cadres. उनका तरीका था विशिष्ट मुद्दों और कानूनों का पता लगाना और शांतिपूर्ण ढंग से उनका विरोध करना तथा अनुशासित व्यक्तियों की मदद से उन कानूनों का उल्लंघन करना. The significance of Gandhi's movement was that he brought the focus upon specific issues. गांधी जी के आंदोलन का महत्व यह था कि उन्होंने विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराया. Gandhi first achieved success in three movements in Champaran, Kheda and Ahmedabad respectively. The first two were peasant movements and the last was a strike of the mill workers of अहमदाबाद. गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के 3 आंदोलनों में सफलता प्राप्त की. इनमें से पहले 2 किसान आंदोलन थे और अंतिम आंदोलन था अहमदाबाद में मिल कामगारों की हड़ताल. The peasantry at Champaran was agitating against the European planters who forced them to cultivate indigo. चंपारण के किसान उन यूरोपीय उपनिवेशी काश्तकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जो उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे. There was a history of peasant unrest against planters in Champaran. Rajkumar Shukla, one of the peasant leaders, went all the way to Lucknow to invite Gandhi to see their plight. अब देखिए, चंपारण में उपनिवेशी काश्तकारों के खिलाफ पहले से ही विरोध का इतिहास था. किसान नेताओं में से एक राजकुमार शुक्ला अपनी हालत दिखाने के लिए गांधी जी को आमंत्रित करने लखनऊ तक गए. गांधी instituted an open inquiry into the matter in 1917. गांधी जी ने सन 1917 में इस मामले में खुली जांच करवाना शुरू की. The Champaran movement also got wider publicity, with the government trying to restrict Gandhi's entry into that area and later letting him go there on threat of satyagraha. The outcome of the Champaran movement was that the Tin Kathia system, under which the farmer had to cultivate indigo in 3/20th of their holdings, was abolished. अब देखिए, गांधी जी को चंपारण आने से रोकने का प्रयास करने और बाद में सत्याग्रह की धमकी देने पर उन्हें वहां जाने देने से चंपारण आंदोलन का व्यापक प्रचार हुआ. चंपारण आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि तिनकठिया प्रणाली को हटा दिया गया, जिसके अनुसार किसानों को अपने अधिकृत जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी. The next movement Gandhi associated himself with was the agitation of the mill workers at Ahmedabad. अब देखिए, जिस दूसरे आंदोलन के साथ गांधी जी ने खुद को जोड़ा वह था अहमदाबाद के मिल कामगारों का आंदोलन. The dispute between the workers and the owners had occurred due to the withdrawal of the plague bonus. अब देखिए, कामगारों और मालिकों के बीच झगड़े की वजह थी प्लेग बोनस वापस लेना.
The owners withdrew the bonus after the epidemic had passed, and the workers opposed the withdrawal because of the rising price after the war. महामारी समाप्त होने के बाद मिल मालिकों ने बोनस वापस ले लिया था और कामगार युद्ध के बाद हुई मूल्य वृद्धि की वजह से बोनस की वापसी का विरोध कर रहे थे. Gandhi persuaded the workers and owners to negotiate before a tribunal. गांधी जी ने कामगारों और मालिकों दोनों पर दबाव डाला कि वे एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के समक्ष बातचीत करें. The owners suddenly withdrew the arbitration on the pretext of a strike called by some workers and declared that they were ready to give only 20% bonus and threatened dismissal to those workers who did not comply. मालिक कुछ कारीगरों द्वारा बुलाई गई हड़ताल का बहाना लेकर अचानक पंच फैसले से हट गए और घोषणा की कि वे 20% बोनस देने को तैयार हैं और धमकी दी कि जो कामगार भी शीघ्र काम पर वापस नहीं आएगा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा. गांधी was greatly offended by this breach agreement and declared that after proper study of the production cost, profit, and the cost of living, the conclusion was drawn that the workers were justified in asking for 35% increase in wages. गांधी जी उनके द्वारा करार तोड़े जाने पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने कुल उत्पादन की सही लागत, लाभ और जीवन यापन के खर्च का उपयुक्त अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि वेतन में 35% की वृद्धि करने की कामगारों की मांग न्यायपूर्ण थी. अंबाला साराभाई, one of the mill owners, was a close friend of Gandhi and had given a liberal donation to his ashram at Sabarmati. And his sister Anusaya Bain was one of his greatest supporters in the Ahmedabad mill workers' struggle. During the last stages of this struggle, Gandhi for the first time used the fast as a means of protest. Gandhi observed that the workers were slowly losing their morale, so he decided to go on a fast. अब देखिए, मिल मालिकों ने साबरमती स्थित उनके आश्रम को खुले दिल से दान दिया था. उनमें से एक अंबाला साराभाई जो गांधी जी के परम मित्र थे तथा उनकी बहन अनुसया बेन अहमदाबाद में मिल कामगारों के संघर्ष में उनके सबसे बड़े समर्थक थे. इस संघर्ष के अंतिम चरण में पहली बार गांधी जी ने विरोध के साधन के रूप में उपवास का इस्तेमाल किया. गांधी जी ने देखा कि कामगार धीरे धीरे अपना मनोबल खो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उपवास पर जाने का निर्णय लिया. He declared that if the strike was to lead to starvation, then he should be the first to, and once more, and the matter was resolved with the workers getting the 35% raise. उन्होंने घोषणा की कि यदि भूखे मरने की नौबत आई तो वह ऐसे पहले व्यक्ति होंगे. इसके बाद कारीगरों को 35% की वृद्धि दिए जाने के समझौते के साथ इस मामले का समाधान किया गया. The third movement was that of the Kheda peasants whose crops had failed and they were unable to get a remission of land revenue from the government. तीसरा आंदोलन खेड़ा के किसानों का था जिनकी फसलों की पैदावार नहीं हो सकी और उन्हें सरकार से जमीनों के लगान की माफी नहीं मिल सकी. First, inquiries were made into the situation, as was the norm of all Gandhian movements. सबसे पहले इस परिस्थिति की जांच पड़ताल की गई, जैसा कि गांधी जी के सभी आंदोलनों का सामान्य मानदंड था. Crop yields were studied, and it was confirmed that it had been 1/3 of the normal yield, which made the peasants eligible for a total remission of revenue. अब देखिए, उपज की कुल पैदावार का आकलन किया गया
और इससे यह पुष्टि हो गई कि सामान्य पैदावार से 1/3 पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से किसान पूरी की पूरी लगान माफी के हकदार हैं। गांधी एडवाइज द पीजेंट्स टू विथहोल्ड द रेवेन्यू। गांधी जी ने किसानों को लगान रोकने की सलाह दी। वल्लभ भाई पटेल एंड Indulal Yajnik helped Gandhi in the Kheda district by organizing his tour of the villages and urging the peasants to stand firm. अब देखिए, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याजनिक ने गांवों में गांधी जी के खेड़ा जिले के दौरे की व्यवस्था करके और किसानों से दृढ़ बने रहने का अनुरोध कर उनकी सहायता की। The government unleashed severe repressions, seizing cattle, household goods, and even attaching standing crops. सरकार किसानों के पशु छीनकर उनके घरों का सामान जब्त करके यहाँ तक कि खड़ी फसलों को छीनकर सख्ती से दमन करना शुरू कर दिया। After putting up a brave struggle, however, they began to suffer in the face of repression. अब देखिए, at that very moment, Gandhiji learned that the government was contemplating a compromise by directing that the revenue be recovered from only those who could pay it. Gandhi had asked the well off peasants also to withhold the payment so that the poorer peasantry may not surrender. On learning of the government directions, thus Gandhi withdrew the movement. अब देखिए, तभी गांधी जी को पता चला कि सरकार यह निर्देश जारी करके कि केवल उन्हीं लोगों को लगान वसूल किया जाए जो उसे अदा कर सकते हैं, एक समझौता करना चाहती है। गांधी जी ने समृद्ध किसानों से भी भुगतान रोकने का आग्रह किया ताकि गरीब किसान कहीं घुटने न टेक दें, परंतु सरकारी निर्देश की जानकारी मिलने पर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। द आउटकम ऑफ द चंपारण Ahmedabad and Kheda movement that occurred between 1916 to 1917 was that Gandhi was able to experiment with his method of non-violent satyagraha. The movement helped him to test the waters, so to say. He cultivated his own core group of followers who would assist him and follow his orders in the forthcoming movements. In these movements, Gandhiji showed his special talent for reconciling apparently opposed interests, example mill owners and workers, keeping his friendship with one and at the same time gaining the trust of the other. अब देखिए, सन 1916 से 1917 में हुए चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि गांधी जी अहिंसात्मक सत्याग्रह के अपने तरीके की आजमाइश कर सकें। इन आंदोलनों ने परिस्थितियों को परखने में उनकी सहायता की। उन्होंने अपने अनुयायियों के एक ऐसे केंद्रीय समूह का गठन किया जो उनकी सहायता कर सके और भावी आंदोलनों में उनके आदेशों का पालन कर सके। इन आंदोलनों में गांधी जी ने स्पष्ट तथा विरोधी हितों जैसे मिल मालिकों और कामगारों के बीच समझौता कराने में अपनी विशिष्ट प्रतिभा दिखाई। इनमें से एक से उन्होंने मित्रता निभाई तो उसी के समानांतर दूसरे वर्ग का भी उन्होंने विश्वास जीता। The next significant movement under Gandhi's leadership was the रौलत सत्याग्रह। अब देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था रौलट सत्याग्रह। इन February 1919, two bills that would severely curb the civil liberty of Indians were sought to be made into laws. फरवरी 1919 में भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को कठोरता से नियंत्रित करने वाले दो विधेयक पेश किए गए जिन्हें कानून बनाया जाना था। The government wanted to pass these laws so that they may be able to control the rising tide of discontent among the population.
सरकार ये कानून इसलिए पारित करना चाहती थी ताकि वह जन सामान्य के बीच उठने वाले असंतोष की लहर को नियंत्रित करने में समर्थक हो सके। The laws would provide for arbitrary detention and punishment without trial, etc. अब देखिए, इस कानून के बनने से उसे लोगों को बगैर मुकदमा इत्यादि चलाए ही गिरफ्तार करने और सजा देने की निरंकुशता मिल जाती। In fact, one of the bills was passed in the council and made into law in spite of protest from the elected Indian members. This kind of restriction on the liberty of individuals might have been acceptable during the war years, but the end of the war had given rise to the hopes of further constitutional reform and a greater control of Indians over their own affairs, if not self government. असल में इनमें से एक विधेयक को चुने गए भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद काउंसिल में पास करके कानून बना दिया गया था। स्वतंत्रता पर इस प्रकार के प्रतिबंधों को लोग युद्ध के दौरान शायद स्वीकार कर भी लेते, परंतु युद्ध के खत्म होने के बाद भी और अधिक संवैधानिक सुधारों और संपूर्ण स्वशासन नहीं तो कम से कम निजी मामलों में भारतीयों को अपने अधिकाधिक नियंत्रण की उम्मीद तो जगा ही दी थी। Having seen the futility of the protest from the council members and others, Gandhi launched सत्याग्रह। काउंसिल के सदस्यों और अन्य लोगों के विरोधों की विफलता को देखने के बाद गांधी जी की ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। A सत्याग्रह सभा was formed that attracted many members. एक सत्याग्रह सभा का गठन किया गया जिसके बहुत से सदस्य बन गए थे। It was decided that a nationwide हड़ताल or strike would be observed to protest against the act and fasting and prayers will be conducted. यह निर्णय किया गया कि इस अधिनियम का विरोध करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाए और उपवास तथा प्रार्थनाएं आयोजित की जाएं। There would also be civil disobedience of certain laws. कुछ कानूनों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाए जाएं। The Rowlatt Satyagraha was the first nationwide protest in India under the guidance of Gandhi. रॉलट सत्याग्रह गांधी जी के मार्गदर्शन में चलाया जाने वाला पहला व्यापक अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन था। The people of India showed a great and swelling resentment against British rule and the हड़ताल्स became violent. अब देखिए, भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में जुड़कर विरोध प्रदर्शित किया और हड़तालें हिंसात्मक हो गईं। 6th April 1919 was decided as the day of Hartal. However, due to some confusion, it was observed on 30th March in Delhi and led to fighting in the streets. 6 अप्रैल 1919 का दिन हड़ताल के लिए निर्धारित किया गया था, परंतु कुछ भ्रम होने के कारण दिल्ली में यह हड़ताल 30 मार्च को ही की गई और इससे गलियों में लड़ाइयां भड़क उठीं। Punjab had faced very severe wartime operation due to forcibly recruitment and widespread disease and other hardship. जबरन भर्ती और बड़े पैमाने पर फैले रोग तथा अन्य कठिनाइयों के कारण पंजाब ने युद्ध के दौरान अत्यंत कठोर उत्पीड़न का सामना किया था। अमृतसर एंड लाहौर व सेंटर्स ऑफ दिस मूवमेंट। अब देखिए, अमृतसर और लाहौर इस आंदोलन के केंद्र बन गए थे। Gandhi tried to go to Punjab and get the movement back on the track of non-violent सत्याग्रह। अब देखिए, गांधी जी ने पंजाब जाकर इस आंदोलन को वापस लेने और इसे अहिंसक सत्याग्रह
की राह पर ले जाने का प्रयास किया। However, Gandhi was prevented from entering the Punjab by the British government and was deported to Bombay. Bombay and Ahmedabad were also experiencing disturbance at that time, and Gandhi tried to control the movement there. अब देखिए, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने से रोक दिया गया और उन्हें बंबई भेज दिया गया। बंबई और अहमदाबाद में भी उस समय अशांति चल रही थी और गांधी जी ने यहाँ भी आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। Events in Punjab came to a head when two local leaders were arrested and the local town hall and post office were attacked as a result. During the nationalist movement, a popular form of protest was to attack the symbols of British government. Telegraph wires were cut, post offices attacked, and Europeans, including women, were attacked. The army was called and meetings and assemblies were banned. जब पंजाब में दो स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो वहां घटनाएं शीर्ष पर आ गईं, जिसके परिणाम स्वरूप टाउन हॉल और डाकघर पर भी हमला किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान विरोध करने का सबसे लोकप्रिय तरीका था ब्रिटिश सरकार के प्रतीकों पर हमला करना। अतः टेलीग्राफ की तारों को काट दी गई, डाकघरों पर धावा बोल दिया गया और महिलाओं सहित यूरोपियनों पर हमले किए गए। सेना बुला ली गई और बैठकें करने और इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई। On the 13th April 1919, a Baisakhi Day gathering at Jallianwala Bagh in Amritsar invited the wrath of General Dyer, who was made in charge of the city. The general, angered that the ban on public meetings was being flouted, attacked the unarmed and helpless gathering and had his men fire at the crowd for 10 minutes and only stopped when his ammunition was spent. No prior warning was issued to the people before firing started, and there was no escape other than the narrow pathway where Dyer's men stood with their guns at the Jallianwala Bagh was enclosed by walls on all sides. This incident left 379 dead according to a conservative government estimate. This brutal incident was followed by even more brutal repression. 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर को जलियांवाला बाग में जनरल डायर का आक्रोश देखना पड़ा, जिसे शहर की प्रभारी बनाया गया था। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद लोगों द्वारा इस नियम का उल्लंघन किए जाने से उसने हमला बोल दिया, निहत्थे असहाय लोगों पर प्रहार किया और उसके आदमियों ने लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसाईं और गोलीबारी तब बंद की जब उसका बारूद खत्म हो गया। गोलीबारी से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय एक तंग गलियारे के जहां डायर के आदमी अपने तोपे लगाकर खड़े थे, क्योंकि जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। कंजर्वेटिव सरकार के अनुमान के अनुसार इस घटना में 379 लोगों की मृत्यु हुई। इस हिंसक घटना के बाद और अधिक बर्बरता से दमन की घटनाएं घटित हुई थीं।